Hello everyone, very warm welcome in the Colonel Law Defense Academy's YouTube channel. We are back with our second video of MCQ series, and earlier we have done one more video on geography, and we are back with the second video on geography section. So without wasting time, let's start. So the first question is, which option is incorrect regarding the Jovian planets? इनमें से कौन सा ऑप्शन है आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन, कौन सा इनकरेक्ट है जोवियन प्लैनेट्स के रिगार्डिंग? जोवियन प्लैनेट्स आर बेसिकली द प्लैनेट्स, द जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। जोवियन को जुपिटर लाइक प्लैनेट्स भी बोलते हैं। द फोर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, दीज प्लैनेट्स आर लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ऑप्शन बी इज दीज हैव थिकर एटमॉस्फेयर, and option C is atmosphere of these planet contains xenom and argon, and option D is all were formed in the same period. So basically जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वो गैसियस प्लैनेट्स हैं। हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, तो उसमें बेसिकली 4 प्लैनेट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड द 4 प्लैनेट्स आर जोवियन लाइक प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल में मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स हो गए, और जोवियन में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हो गए। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनके मुकाबले ये बड़े होते हैं। सो हियर द ऑप्शन वन इज करेक्ट, तो दिस विल बी एलिमिनेटेड। And here is these have thicker atmosphere. So ये गैसियस प्लैनेट है, तो इनमें एटमॉस्फेयर भी थिकर होता है, तो वी विल एलिमिनेट दिस वन ऑल्सो। इन रिगार्डिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ दीज कंटेन जीनोम एंड आर्गन, तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर इनकरेक्ट वन होगा, क्योंकि यहाँ पर जीनोम एंड आर्गन नहीं होती, यहाँ पर बड़ी मात्रा में हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस होती हैं। दीज टू आर इम्पॉर्टेंट गैसेस यहाँ पर होती है। ऑल वर फॉर्म, ऑप्शन डी है, ऑल वर फॉर्म इन द सेम पीरियड। सो दिस इज अगेन अन करेक्ट ऑप्शन। सभी इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे सभी एक ही पीरियड में लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुए थे, 4.6 बिलियन ईयर एगो। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, dinosaurs were extinct in which era? So here the question ask about era, not about the period, so please do not get confused with it, क्योंकि यहाँ पर एरा पूछा है ना कि पीरियड। सो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, मेसोजोइक, कैनोजोइक, प्रोटेरोजोइक एंड पेलियोजोइक, ऑप्शंस में कुछ इयॉन्स के नाम भी दिए हुए हैं, लाइक द प्रोटेरोजोइक इज एन इयॉन। तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसे एक बार जो ज्योग्राफी की बुक है तो उसमें ये सारे टाइम स्केल दिए हुए हैं, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हेयर द ऑप्शन इज मेसोजोइक। मेसोजोइक पीरियड एरा में डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे। तो यहाँ पर एरा की बात बोल ली है, तो यहाँ पर एक्सटिंक्ट भी इसी एरा में हुए हैं, और इसी एज, ये डायनासोर्स का ये एज भी रहा है। मेसोजोइक में जब जाओगे आप तो ये 3 भाग में बढ़ जाता है, इसमें 3 पीरियड आ जाते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो जुरासिक वाज द पीरियड ऑफ द एज ऑफ डायनासोर, जब डायनासोर्स पाए जाते थे, एंड क्रिटेशियस में वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। ये सभी मेसोजोइक में आ जाता है, तो एक्सटिंक्ट भी इसी में आ जाता है और एज ऑफ डायनासोर्स भी इसी में आ जाएगा। और बाकी जो ऑप्शंस है वो इररिलेवेंट है, कैनोजोइक, पेलियोजोइक और प्रोटेरोजोइक। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the third question is choose the incorrect option regarding the earthquake waves। तो ई वेव्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ ये क्वेश्चन। सो हियर द फोर ऑप्शंस आर, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, फोर ऑप्शंस है यहाँ पे। प्राइमरी वेव्स मूव फास्टर देन सेकेंडरी वेव, ऑप्शन बी इज सेकेंडरी वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ओनली, ऑप्शन सी इज except P waves, S, L and R wave vibrate perpendicularly. Option D is all natural earthquake take place in asthenosphere. So यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल है, हम देख लेते हैं इस पे। सो इसमें जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, तो इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। जो
इसमें आ जाती हैं। वन इज़ द बॉडी वेव एंड वन इज़ द सरफेस वेव। सो बॉडी वेव और सरफेस वेव दोनों अलग अलग टाइप्स की होती है। बॉडी वेव पी वेव और एस वेव में डिवाइड हो जाती है, दो अलग अलग टाइप की हो जाती है। सरफेस वेव में एल और आर वेव्स हो जाती हैं। तो बॉडी वेव्स में जो पी वेव होती है, इट कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हाँ, इन तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। एस वेव जो होती है, इट कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड, सॉलिड में ही केवल ट्रेवल कर सकती है। पी वेव साउंड वेव्स की तरह होती है, इसीलिए ये तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है एंड ये फास्टर मूव करती है। तो वी विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन फ्रॉम हेयर, be eliminated. Secondary wave can travel through solid only. Yes, it is also correct. तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सेप्ट पी वेव, एस एल एंड आर वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलरली। तो जैसे कि मैंने बताया कि पी वेव जो होती है वो साउंड वेव की तरह रिएक्ट करती हैं, और एक्सेप्ट पी वेव और जो तीनों वेव्स होती हैं वो परपेंडिकुलरली ही वाइब्रेट होते हैं उनके पार्टिकल। तो यहाँ पर ये भी जो ऑप्शन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सारे जो अर्थक्वेक है, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक है, वो एस्थीनोस्फेयर में नहीं, ये लिथोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में नेट होते हैं। सो इन दोनों लेयर में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जो लिथोस्फेयर होती है उसकी जो डेप्थ होती है, मतलब क्रस्ट में जो जिसकी डेप्थ होती है वो 200 किलोमीटर्स की होती है। एंड एस्थीनोस्फेयर इज़ अ लेयर जो क्रस्ट और मेंटल को मिल के बनती है। द क्रस्ट इज़ बेसिकली आपकी 100 किलोमीटर के आसपास की क्रस्ट होती है। तो द डेप्थ ऑफ क्रस्ट कैन बी वेरिड, और सो इन केस ऑफ द लिथोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर में जब आप जाओगे तो ये जो लेयर है एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनो का मतलब होता है वीक। तो ये एक बहुत ही एक वीक लेयर होती है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है, और इसकी डेप्थ जो होती है 400 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ी होती है। सो जितने भी अर्थक्वेक है वो एस्थेनोस्फेयर में नहीं, लिथोस्फेयर में होते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल इज, जो अपर और लोअर मेंटल है उसके बीच की डिसकंटिन्यूटी का क्या नाम है? सो देयर आर फोर काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर। सो ऑप्शन वन इज मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, ऑप्शन बी इज रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी, ऑप्शन सी इज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, एंड ऑप्शन डी इज लेमैन डिसकंटिन्यूटी। सो जो मोहरविक डिसकंटिन्यूटी है, ये ये गलत ऑप्शन है इसमें। तो मोहरविक डिसकंटिन्यूटी जो हो गई आपकी, वो क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री पे है। हाँ, एंड ऑप्शन सी जो है ये भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है आपकी मेंटल और कोर की बाउंड्री में है। लेमन डिसकंटिन्यूटी जो है ये आपकी आउटर एंड इनर कोर के बीच में पाई जाती है, आउटर एंड इनर कोर। एंड हेयर द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी, जो कि आपकी अपर एंड लोअर मेंटल की बात कर रहा है, तो अपर एंड लोअर मेंटल में पाई जाती है ये। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेक्कन ट्रैप है विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन? जो डेक्कन ट्रैप है हमारा, जो डेक्कन प्लेटू वाला जो एरिया है, वो किस टाइप का वॉल्केनिक ओरिजिन रखता है? जो चार ऑप्शंस हैं, दैट इज शील्ड वॉल्केनिक ओरिजिन, ऑप्शन बी इज कंपोजिट वॉल्केनो, ऑप्शन सी इज कैल्डेरा, ऑप्शन डी इज फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। तो इसमें इसका सही आंसर डी है, बसाल्ट प्रोविंस। दिस इज द राइट आंसर। जो चार तरह के यहाँ पर वॉल्केनिक ओरिजिन दिए हुए हैं, शील्ड वॉल्केनो और फ्लड बसाल्ट प्रोविंस में काफ़ी माइनर सा ही डिफरेंस है। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस, क्योंकि जो आपके बसाल्ट प्रोविंस है इसमें लावा भी फ्लूइड होता है, शील्ड में भी लावा फ्लूइड ही रहता है। बस फ्लड में ये काफ़ी बसाल्ट प्रोविंस से आप समझ सकते हो, ये काफ़ी बड़ी एरिया को कवर करता है। शील्ड वॉल्केनो आर जनरली नॉट एक्सप्लोजिव, बट समहाउ अगर वाटर इनके वेंट में चला जाता है तो ये एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। कंपोजिट वॉल्केनो जो होते हैं इनमें लावा जो होता है थोड़ा विस्कस होता है, ज़्यादा विस्कस होता है। तो और ये जब
बाहर निकलता है लावा, तो ये एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते हैं इनमें। तो इसकी वजह से एशेस वगैरह भी इसमें से निकलती हैं। कई बार कंपोजिट वोल्केनो जब किसी सिटी वगैरह के आसपास अगर इरप्ट होते हैं तो एशेस सिटी को कवर कर लेती है। द पीपल नीड टू बी इंस्टेंटली एवेक्यूएटेड, और इसकी वजह से वहाँ के एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंस आ जाता है। कैल्डेरा सबसे एक्सप्लोजिव वोल्केनो होते हैं। टाइम्स ये इतने एक्सप्लोजिव होते हैं कि ये जहाँ पर एक्सप्लोड करते हैं वहीं पे कोलैप्स कर जाते हैं। और इनका जो, इससे ये भी समझ में आता है, इनका जो मैग्मा चैम्बर है ना सिर्फ बड़ा है बल्कि काफ़ी क्लोज विसिनिटी में, काफ़ी पास में है। काफ़ी पास में ही वो वल्केनो के काफ़ी नीचे ही पास में ही सिचुएटेड है। तो इसमें एक और एग्जांपल है, आप कैल्डेरा का ले सकते हो, दैट इज़ लेक टोबा ऑफ इंडोनेशिया। तो वो क्रेटर लेक इसी तरीके से फॉर्म हो गई थी। ठीक। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ प्लूटोनिक रॉक रिजेंबल्स द डोम ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो? इनमें से कौन सा इंट्रूसिव प्लूटोनिक रॉक है जो कंपोजिट वॉल्केनो के डोम को रिजेंबल करता है? ठीक। तो द फोर ऑप्शन लेकोलिथ्स, सिल्स, डाइक्स और बैथोलिथ्स। सो इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक, ये दो जो इम्पॉर्टेंट नेम हैं यहाँ पर उसको देखते हैं, इंट्रूसिव एंड प्लूटोनिक। सो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव आर टू काइंड्स ऑफ फॉर्म। इंट्रूसिव का मतलब होता है जो कि इनसाइड द अर्थ, हाँ, ऐसे लैंडफॉर्म जो पृथ्वी के सतह के अंदर पाए जाते हैं। प्लूटोनिक कूल डाउन होती है तो उनमें जो क्रिस्टल्स होते हैं, मिनरल के क्रिस्टल्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं। और वहाँ से जब माइनिंग होती है तो मिनरल का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा निकलता है। ओके। तो जब आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शंस पे तो लेकोलिथ्स, सिल्स, डाइक्स एंड बेथोलिथ्स, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ लेकोलिथ्स। तो लेकोलिथ्स जो होते हैं वो आपके रिजेंबल करते हैं कंपोजिट वॉल्केनो की तरह। इसमें सिल्स जो होते हैं ये भी जब अंदर जो लावा होता है, मैग्मा जो होता है, वो जब जम जाता है, लावा तो नहीं कहेंगे उसे, मैग्मा ही कहेंगे, क्योंकि जब वो सतह के ऊपर आ जाता है देन इट इज़ कॉल्ड लावा। बिफोर दैट इट इज़ कॉल्ड मैग्मा। जब तक वो सतह के अंदर ही रहता है वो मैग्मा रहता है। जब मैग्मा जम जाता है, सूख जाता है वहाँ पर, तो उसमें जब वो हॉरिजॉन्टल फीचर बनाते हैं तो उसमें से हॉरिजॉन्टल भी कई सारे फीचर्स होते हैं। उनमें एक सिल होता है, तो ये सिल फॉर्म करता है जब हॉरिजॉन्टल फीचर होता है। जब ये वर्टिकल फीचर ड्रॉ करता है तो उसमें जब चेम्बर को कनेक्ट करने वाला जो वेंट होता है वॉल्केनो का, वो जब जम जाता है तो दैट फॉर्म्स द डाइक। एंड जब इंटायर मैग्मा चेम्बर सॉलिडिफाई हो जाता है, रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, देन दैट इज बेथोलिथ। ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट इज सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशियन? इनमें से कौन सी टेक्टोनिक प्लेट जो है पैसिफिक ओशियन में सिचुएटेड है? सो द ऑप्शन आर नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, बिस्मार्क प्लेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही प्लेट जो हैं वो पैसिफिक में सिचुएटेड है। बिस्मार्क, कोकोस एंड नाज़का प्लेट, ये तीनों माइनर प्लेट्स हैं। नाज़का प्लेट जो है आपकी वो पेरू कोस्ट के पास है। एंड देन आप देखोगे बिस्मार्क प्लेट भी आपकी न्यूजीलैंड के पास में है। न्यूजीलैंड के जब आप नॉर्थ में जाओगे तब वहाँ आपको ये मिलेगी। हाँ, एंड कोकोस प्लेट जो है वो आपकी मैक्सिको कोस्ट के पास है। सो दीज आर सम ऑफ द प्लेट्स, माइनर प्लेट जो है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक इज ऑर्गेनिकली फॉर्म? इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है जो ऑर्गेनिकली फॉर्म हुई है? सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सो जब सेडिमेंट्री की बात आती है तो सेडिमेंट्री रॉक्स में भी तीन तरह की होती है। वन इज़ मैकेनिकली फॉर्म, अदर इज़ ऑर्गेनिकली फॉर्म एंड द थर्ड वन इज़ केमिकली फॉर्म। तो
तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक्स के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शंस आर कोल, चॉक, गेसराइट या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इनमें से ये तीनों रॉक ही आपकी ऑर्गेनिकली फॉर्म होती हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not an exogenic geomorphic process? इनमें से सा ऑप्शन है जो आई मीन से इनकरेक्ट ऑप्शन है रिगार्डिंग द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रोसेस, इसमें एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक होता है। सो ये फोर्सेस की वजह से वेरी करते हैं। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो पृथ्वी के अंदर लैंड बिल्डिंग फोर्सेस होती हैं, इंटरनल फोर्सेस होती हैं। एक्सोजेनिक जो होती हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। इसी की वजह से जो लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, तो वो आते हैं। तो एंडोजेनिक में जब जब आप उसको पढ़ोगे तो एंडोजेनिक टू टाइप्स की होती हैं। वन इज डायस्ट्रोफिज्म एंड अदर इज वॉल्केनिज्म। तो वॉल्केनिज्म से आप समझ गए होंगे, जो वॉल्केनिक एरप्शंस वगैरह होते हैं उनकी वजह से जो वो लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो डायस्ट्रोफिज्म में वॉल्केनिज्म में वो दोनों आ जाते हैं। डायस्ट्रोफिज्म में दो तरह के फिर से ये डिवाइड हो जाते हैं डायस्ट्रोफिज्म। वन इज़ आपका ओरोजेनिक, जो कि माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस होता है, एंड अदर इज एपिरोजेनिक प्रोसेस, जो कि कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस होता है। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस होती हैं ये सारी। तो ये सभी डायस्ट्रोफिज्म में आ जाती हैं। और तीन ऑप्शन देखें, डिपोजिशन, मास वेस्टिंग और वेदरिंग। ये तीन जो ऑप्शंस हैं वो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर नॉट पूछा हुआ है, तो इसीलिए इसका सही आंसर डायस्ट्रोफिज्म है, जो कि एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेल्टा ऑफ अ रिवर हैविंग टूथ लाइक प्रोजेक्शन एट द माउथ ऑफ द रिवर इज नोन एज। सो जो रिवर के डेल्टा होते हैं उसमें जो कि जिस रिवर का टूथ लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे किस तरह का डेल्टा कहते हैं। सो जब रिवर किसी बड़े वाटर बॉडी में, किसी सी में, किसी ओशन में, किसी लेक में जब मिलती है तो एक डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक, डेल्टा इज़ बेसिकली जो हमारे साइंस से के कॉन्सेप्ट में आता है ये। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो जब रिवर आती है तो उससे पहले वो गिरती है, तो एक तरह का ये फीचर रिवर बनाती है। ठीक, तो इसकी वजह से हो जाता है। कई बार वो बहुत सारी न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटरीज में अलग होती हैं, तो इसी वजह से डेल्टा टाइप का फीचर बन जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं: बर्ड फुट डेल्टा, आर्क्वेट डेल्टा, कैस्केड डेल्टा एंड एस्चुराइन डेल्टा। सो बर्ड फुट डेल्टा जो बेसिकली होता है, इसमें किसी चिड़िए के पंजे की तरह कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं। इसमें आपका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मिसिसिपी रिवर है, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि बर्ड फुट डेल्टा का एग्जांपल है। देन यू हैव आर्क्वेट डेल्टा। आर्क्वेट डेल्टा फैन शेप्ड का डेल्टा होता है जिसमें बहुत सारी न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। ठीक, इसमें बहुत एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है गंगा नदी। गंगा नदी जिस तरह का डेल्टा बनाती है, दैट इज़ अ आर्क्वेट टाइप ऑफ डेल्टा। देन देयर इज़ अ कैस्केड डेल्टा। कैस्केड डेल्टा जो होता है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें टूथ लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जब ये रिवर जो होती है वो आपकी मिलती है किसी समुद्र या ओशन वगैरह में। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, इटली की एक रिवर है टिबर, तो दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ कैस्केड डेल्टा। ठीक, इसमें एक डी ऑप्शन जो है एस्चुराइन डेल्टा, जब डायरेक्टली वो सबमर्ज हो जाती है, नदी जो होती है पूरा डेल्टा उसमें नहीं फॉर्म होता, वो डायरेक्ट ही कोस्टल वाटर्स में, किसी सी में, किसी ओशन में मिल जाती है, तो दैट इज़ अ एस्चुराइन डेल्टा। इसमें नर्मदा रिवर इज़ परफेक्ट एग्जांपल। इसके अलावा जैसे कि अगर लेक में अगर गिरती है कोई
रिवर लेक में फ्लो करके जाती है, तो दैट फॉर्म वन अदर काइंड ऑफ डेल्टा दैट इज कॉल्ड लेकेशिराइन डेल्टा। तो वो भी आप इसे देख लीजिएगा। Moving to the next question. So the next question is, these glaciofluid deposits are long, narrow, sinuous ridges composed of sand and gravel, which mark the former site of subglacial meltwater stream। ठीक, तो इनमें चार फीचर्स के नाम दिए हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो ग्लेशियोफ्लूइड डिपॉजिट है, ये एक तरह का डिपॉजिट है जो कि लॉन्ग होता है, रिजेस बनी होती हैं सैंड और ग्रेवल से, जो फॉर्म करता है विच मार्क द फॉर्मर साइड ऑफ सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर स्ट्रीम। ठीक, जो पहले वाटर स्ट्रीम बह रही होती है, तो उस फीचर को ये उसकी वजह से बनता है। बेसिकली जब ग्लेशियर्स गर्मी के टाइम पे मेल्ट होते हैं तो वाटर क्या होता है, उनमें से अंदर मार्जिन से सीप करके नीचे की तरफ जाता है। जो होल्स होते हैं आइस में, छोटे छोटे होल्स बनते हैं गर्मियों में, उनमें से जाता है और वाटर जो होता है वो ग्लेशियर के नीचे एक्यूमुलेट होने लगता है। और जब वो वहाँ पर इकट्ठा होता है तो वो स्ट्रीम्स में बहना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ग्लेशियर गर्मियों में ज़्यादा मेल्ट होते हैं। फिर उनमें जो ग्रेवल्स वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं जब वो थोड़े हैवी हो जाते हैं, बड़ी तादाद में हो जाते हैं, तो वो इकट्ठा होते हैं। दैट फॉर्म अ काइंड ऑफ फीचर हेयर। ठीक, तो इसमें जो एग्जांपल्स, जो ऑप्शंस हैं, दैट इज सर्क्स, स्टॉस, एडिटी एंड इस्कर। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज इस्कर। सो इस्कर इज अ काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ फीचर विच इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। सर्क्स जो होती है वो ग्लेशियर का ही जो पोर्शन होता है जब मेल्ट डाउन हो जाता है, तो जब थोड़ी हाइट में वो होता है, दैट फॉर्म्स सर्क। एंड इसमें इसका ही जब इसमें पानी भर जाता है तो इसमें टार्न लेक्स बन जाती हैं। एरिटीज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फीचर, माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन हैज़ द हाइएस्ट कंपोजिशन इन अर्थ क्रस्ट। सो इनमें से, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है जो कौन सा एलिमेंट है जिसका हमारे अर्थ के कंपोजिशन में हाईएस्ट प्रोपोर्शन है, हाईएस्ट कंपोजिशन है। सो हमारे अर्थ क्रस्ट में तो चार ऑप्शन है, सिलिकन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम एंड आयरन। सो हियर द राइट आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे अर्थ क्रस्ट में लगभग 46.6% है। अगर हम सिलिकन को देखें तो सेकंड नंबर पे सिलिकन आता है। सिलिकन इज़ नियर अबाउट 27%, देन एलुमिनियम इज़ 8%। आयरन जो होता है वो 5% के आसपास होता है हमारे क्रस्ट में। फिर आप देखोगे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। सो कई बार ये इनमें से कुछ जो होते हैं वो आपको डायरेक्टली मिल सकते हैं, नहीं तो ये ट्रेसेस में होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके ये फॉर्म होते हैं। ठीक, जो रॉक्स वगैरह होती है उनमें ये फॉर्म होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसिडिक रॉक हैव हाई कंटेंट ऑफ। जो रॉक्स होती हैं वो एसिडिक और बेसिक किस वजह से, किस पर्टिकुलर एलिमेंट के कंटेंट की वजह से डिसाइड होता है। ठीक, तो इसमें हाई कंटेंट क्या होता है एसिडिक रॉक में, इन चार ऑप्शंस में सिलिका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन, इनमें से कौन सा हाई कंटेंट होता है। सो हेयर द राइट आंसर इज सिलिका। जब रॉक में सिलिका कंटेंट हाई होता है, सो दैट फॉर्म्स द एसिडिक रॉक, वो एसिडिक रॉक हो जाती है। इसमें जब सिलिका का कंटेंट लो होगा आपका, तो देन इट इज़ अ काइंड ऑफ बेसिक रॉक। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग गलत है। ठीक, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर एट ट्रोपोपॉज
is -80 degree Celsius over the equator and -45 degree Celsius over the poles. जो ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक पतली सी लेयर होती है, दैट इज़ ट्रोपोपॉज. तो उसमें जो आपका टेम्परेचर है वो इक्वेटर के ऊपर -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और पोल के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तो दिस ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड, ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा. एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज़ 13 किलोमीटर. तो कन्वेक्शनल करंट की वजह से ट्रोपोस्फेयर जो इक्वेटर में होती है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू पोल. बट एवरेज में अगर आप हाइट पे जाओगे तो देन इट इज़ 13 किलोमीटर. ऑप्शन सी इज़ कंसनट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज़ वेरी लेस इन सब ट्रॉपिकल. जो डस्ट पार्टिकल का कंसनट्रेशन होता है सब ट्रॉपिकल में काफ़ी लेस होता है. एंड ऑप्शन डी जो है, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट इन आइनोस्फेयर. टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ इंक्रीज होता है आइनोस्फेयर में. दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पर इसको भी एलिमिनेट कर देंगे. डस्ट पार्टिकल बहुत ये लेस नहीं हाई होते हैं क्योंकि हवा यहाँ पर ड्राई होती है, इसकी वजह से डस्ट पार्टिकल जो होते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर और पोलर रीजन. इक्वेटर में क्योंकि बारिश काफ़ी होती है, वहाँ पर जो हाइड्रेशन लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो वहाँ पर डस्ट नहीं जम पाती है. रोज़ ही बारिश हो जाती है तो डस्ट नीचे सेटल हो जाती है. पोलर रीजन में वो अलाउ ही नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर वंस अगेन एक प्रेशर एरिया जनरेट होता है. वहाँ पर वैसे भी बर्फ़ रहती है तो डस्ट का कोई सवाल ही नहीं रहता. आपका जो सब ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट रीजन है यहाँ पर हवा ड्राई होती है, तो यहाँ पर आपके डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं. तो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन हेयर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of clouds surround the center of tropical cyclone? So here तो चार ऑप्शंस जो हैं हमारे, स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस, अल्टोस्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस. ये क्वेश्चन जो है आपका दोनों तरीके से पूछ सकता है, क्लाउड्स के रिस्पेक्ट में भी और साइक्लोन के रिस्पेक्ट में भी. तो आप जब टॉपिक को कवर करोगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जब पढ़ोगे तो यहाँ पर इसका दिया होता है. जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ये वार्म ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, काफ़ी इंटेंसिफाइड होते हैं. ठीक, इसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी कुछ फॉर्मेशन की कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं. जैसे जो सी सरफेस का टेम्परेचर हो वो 27 डिग्री के से ज़्यादा हो, 27 डिग्री सेल्सियस से. कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस हो. कोरियोलिस फोर्स नहीं होती है इसीलिए इक्वेटर पे ये फॉर्म नहीं हो पाते हैं. इन्हें इक्वेटर से थोड़ा नॉर्दर्न या सदर्न रीजन पे जहाँ पर इन्हें कोरियोलिस फोर्स थोड़ी मिलती है वहाँ से ये फॉर्म होते हैं. कोरियोलिस फोर्स इज़ बेसिकली द टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ. जब अर्थ रोटेट करती है उससे फोर्स जनरेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स. और कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो विंड को डिफ्लेक्ट करती है. नॉर्दर्न हेमिसफेयर में ये राइट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है, सदर्न हेमिसफेयर में ये जो आपकी है लेफ़्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है. देन थोड़ी सी वर्टिकल विंड भी होनी चाहिए, ठीक है, और एक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए. तो इस वजह से साइक्लोन जो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं. तो इसमें क्लाउड्स में जब जाओगे तो जो साइक्लोन होता है आपका कुछ इस तरीके से, विंड जो होती है अपवर्ड मूव कर रही होती है, ठीक, और एक वार्म एयर नीचे की और इधर सबसाइडिंग वार्म एयर होती है. ठीक, यहाँ पर आउटफ्लो होता है एयर का और यहाँ पर एक इनवर्ड एयर भी आती है आपकी आई में, आई की तरफ, यहाँ पर जो आई होता है. ठीक, तो यहाँ पर आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं. So here the right answer is cumulonimbus. So this was our last question. So thank you very much for watching this video. Do like this video and share it with your friends. हम आगे भी ऐसी और वीडियोस लाएंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर से रिलेटेड दूसरे वीडियोस भी हम आपके लिए लाएंगे.
तो आप कमेंट करके बताइए इसमें आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।